Hey, hi everyone, welcome back to my channel. And today we are going to start with the B part of the unit third of Pedagogy of English. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं then don't forget to subscribe, like and comment. If you are someone who is already following my channel, then आपको तो पता ही होगा that I cover all the videos related to B.Ed and आप वैसे भी मेरे साथ बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं तो थर्ड यूनिट पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश बीएड सेकंड सेमेस्टर हम पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस को लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेजरली. एंड इफ यू आर फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज डू लेट मी नो, वो सिलेबस भी कवर कर रहे हैं बट मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम. ओके, सो यू वॉन्ट फाइंड एनी डिफिकल्टी. एंड दिस वन इज यूनिट थर्ड बी पार्ट. इसका ए पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है. यूनिट वन एंड यूनिट टू भी कवर्ड है, pedagogy of English second semester. So you can open the description box. इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें आप देख लेंगे कि वहाँ पे प्लेलिस्ट गिवन है फॉर पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश. अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है तो वो प्लेलिस्ट ओपन करिए और सारी वीडियोस बिंज वॉच कर लीजिए, ठीक है. एंड डू कमेंट करके बताया करें आप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, ठीक है. इससे ना बहुत इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन हमेशा बनी रहती है कि हाँ यार बच्चों के लिए करते रहना काम है ना. चाहे खुद कभी कभी लगता है कि हाँ शायद मेरी नॉलेज जो मैंने सीखा इतने टाइम से, ठीक है, मैंने बीएड के टाइम पे जो सीखा तो आई कैन हेल्प यू पीपल, राइट. सो आप बताया करें कमेंट बॉक्स में. एंड सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. तो यूनिट थर्ड जो है हमारा उसका बी पार्ट है, उसका हम क्या करेंगे आज पढ़ेंगे किस बारे में, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन. हम एग्जामिनेशन की टाइप्स यहाँ पे पढ़ेंगे. कौन कौन सी एग्जामिनेशन की टाइप्स होती हैं, ऑरल एंड रिटन. तो हम आज इसके बारे में जानेंगे, ठीक है. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कौन से होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट क्या होते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट क्या होते हैं, ये भी हम तीनों टेस्ट की टाइप हम पढ़ेंगे कौन सी होती है और इसमें क्या क्या होता है. सेकेंड हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर. आप जो क्वेश्चन पेपर देखते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, वो कैसे फ्रेम होते हैं, उसका क्या प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए. एक बेसिक फॉर्मेट होता है, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम करने के टाइम पे फॉलो किए जाते हैं, मैंडेटरी होता है ये, ठीक है. तो वो कौन से प्रिंसिपल होते हैं वो हम पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे जो प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम जो चल रहा है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशन है और क्या डिफेक्ट्स हैं, हम ये जानेंगे. और फोर्थ पॉइंट हमारा है कि हम पढ़ेंगे सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट. हम क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम में स्पेसिफिकली फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट. बिकॉज हम पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ों के डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लैंग्वेज कौन सी लेके चलेंगे, इंग्लिश. सो पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश को हम कंसिडर करते हुए ये सारे चीज़ों के बारे में पढ़ें, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. एग्जामिनेशन या टेस्ट क्या होता है, पहले शुरू करने से पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन या टेस्ट क्या होता है. तो एग्जाम या टेस्ट क्या होता है, केयरफुली प्रिपेयर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. तो ये बड़े केयरफुली प्रिपेयर्ड होते हैं, मतलब बड़े ध्यान से बनाए जाते हैं. ये जो टेस्ट या एग्जामिनेशन है बहुत ध्यान से बनाते हैं फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है एक तरह का. इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सोर्स है. ये सोर्स है किस चीज का, मेजरिंग का. क्या मेजर करता है, अब एग्जामिनेशन और टेस्ट क्या मेजर करेगा, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने क्या क्या इम्प्रूव करा, ठीक है. उसके जो पहले टेस्ट हुए थे और उसके जो आज के टेस्ट है, हम टीचर एज अ टीचर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. बच्चे ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, बच्चे ने इम्प्रूवमेंट करी कि नहीं करी, वो देखा जाता है. तो ये मेजर करने के लिए होता है कि कैपेबिलिटी बच्चे की क्या है, ठीक है. बच्चे का आईक्यू कितना है, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने मास्टरी कितनी करी, बच्चे ने क्या इम्प्रूवमेंट करा और बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है. तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है एग्जामिनेशन या टेस्ट, ठीक है. तो दूसरा क्या है, शॉर्ट क्विक टीचर मेड एक्टिविटी. अगर हम टेस्ट की बात करें तो ये शॉर्ट होते हैं, क्विक होते हैं और टीचर खुद भी बना सकते हैं. जरूरी नहीं है एग्जाम या टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, नहीं. आप खुद भी अपने लिए टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. एक बच्चा जो है वो खुद के लिए भी टेस्ट प्रिपेयर कर सकता है, सेल्फ मेड टेस्ट,
करते हैं ना कि नहीं, बच्चे करते हैं। जब बोर्ड की प्रिपरेशन होती है, जब प्री बोर्ड की तैयारी करते हैं, आप अपना टाइम याद करिए, आपने क्या अपने लिए टेस्ट नहीं तैयार करे थे? करे होंगे, बिल्कुल करे होंगे, एक या दो करे होंगे, या टीचर ने आपको अपनी तरफ से बना के दिए होंगे। तो टेस्ट बनाना कोई बहुत ही बड़ा खेल नहीं है, बहुत ही आसान बात है, और कोई भी टेस्ट बना सकता है। तो टेस्ट क्या होते हैं? शॉर्ट क्विक टीचर मेड एक्टिविटी। अगर क्लास में टीचर ने कोई फटाफट से एक्टिविटी करवानी है, तो वो फटाफट से आपका टेस्ट ले सकता है। टेस्ट ऑरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स, मैच, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी हो सकता है टेस्ट। ओके, तो ये शॉर्ट क्विक और टीचर मेड एक्टिविटी होती है, कोई भी टीचर बना सकता है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। एन आइटम विद इन अ लार्जर टेस्ट। अब जो टेस्ट या एग्जामिनेशन क्या होते हैं, ये आइटम विद इन अ लार्जर टेस्ट, ठीक है। अब जो हम ये टेस्ट लेते हैं, बच्चों का क्लास टेस्ट हो गया, बच्चों का सेमेस्टर टेस्ट हो गया, स्कूल में तो नहीं होते बच्चे, सेमेस्टर नहीं होते, स्कूल में तो फाइनल पेपर हो गए, चलो वो क्या कहते हैं, यूनिट टेस्ट हो गई है ना। तो ये जो टेस्ट होते हैं बच्चे के, साइकिल टेस्ट भी कहते हैं, कई कई स्कूलों में इसे नाम देते हैं, साइकिल टेस्ट, मिड टर्म टेस्ट, यूनिट टेस्ट, है ना। तो ये जो टेस्ट के नाम है, ये क्या होते हैं, ये जो टेस्ट है ना, ये जो टेस्ट प्रिपेयर होते हैं, ये आइटम विद इन अ लार्जर टेस्ट, ये आइटम विद इन अ लार्जर टेस्ट है। आइटम विद इन अ लार्जर टेस्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो टेस्ट है ना, ये एक जरिया है एक बहुत बड़े टेस्ट का। मतलब ये जो आपके क्लास में टेस्ट होते हैं बच्चों के, हम जो क्लास में टेस्ट लेते हैं, आपको क्या लगता है ये सिर्फ टेस्ट इसीलिए लिया जाता है क्योंकि बच्चों की नॉलेज चेक करनी? नहीं, इससे बच्चों के बहुत कुछ चेक किया जाता है। बच्चे का आईक्यू क्या होता है, बच्चे का बच्चा क्या क्या सीख सकता है, बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट लानी है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है। तो एक टेस्ट जो है ना, वो बच्चे के बारे में बहुत कुछ बताता है। बच्चे की राइटिंग इम्प्रूव करनी है, टीचर को क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो एक जो टेस्ट है वो एक सोर्स है फॉर द लार्जर टेस्ट। लार्जर टेस्ट किसका? एक इंस्टीट्यूशन का टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट में बच्चे मार्क्स लेके आते हैं, ये जो बोर्ड के मार्क्स आते हैं, ये जो बच्चों के एग्जाम्स में मार्क्स आते हैं, ये इससे स्कूल की रैंकिंग तय होती है, ठीक है। तो ये टेस्ट विद इन अ लार्जर टेस्ट, ये एक छोटा सा टेस्ट होता है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा टेस्ट है। ये बहुत बड़े टेस्ट का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब एक टेस्ट जो है बच्चे का, वो बहुत कुछ बयान कर जाता है। तो इसका थर्ड पॉइंट का मतलब बहुत डीप है, बट अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि एक स्कूल के जो बच्चे मार्क्स लेके आ रहे हैं, उससे स्कूल की रेपुटेशन डिसाइड होती है, उससे स्कूल के टीचर की मेहनत पता चलती है कि टीचर ने कितनी मेहनत करी है, ठीक है। तो एक टेस्ट विद इन अ लार्जर टेस्ट, इसे हम कह सकते हैं। एम्स क्या होते हैं? अब अगर हम बात करें एम्स की, ठीक है, तो एम की अगर हम बात करें, ठीक है, एक मिनट जरा सेट करने दीजिए, ठीक है। अब अगर हम एम की बात करें, अब टेस्ट या एग्जामिनेशन का कोई तो एम होगा, इसलिए वो लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी बात करें, तो हम क्या देखते हैं कि बच्चे का स्पोकन इंग्लिश क्या है, बच्चे का रिटन इंग्लिश और करेक्ट इंग्लिश हम देखते हैं। हमारा टेस्ट का एम ही ये है कि हमने बच्चे की स्पोकन इंग्लिश देखनी है। अगर हम ऑरल टेस्ट ले रहे हैं, रिटन टेस्ट ले रहे हैं, तो बच्चा लिखता कैसे है इंग्लिश, ठीक है, उसकी ग्रामर ठीक है, उसकी वर्ड लिखने का जो वे है, स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स, ठीक है, राइटिंग, ये सारा कुछ देखते हैं। और करेक्ट इंग्लिश का मतलब यही है कि अगर आप इंग्लिश का एग्जाम लिख रहे हो, तो चलो साइंस के पेपर में भी कभी कभी इंग्लिश हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश के पेपर में तो इंग्लिश आपकी भर भर की गलतियां निकालेंगे हम। अगर आपकी इंग्लिश में कोई गलती है लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट में आपकी करेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते 19-20 तो चलता है, नहीं चलता है, लैंग्वेज के पेपर में नहीं चलता 19-20। लैंग्वेज के पेपर में एग्जैक्ट वही वर्ड्स चाहिए जो होते हैं। अगर आपको बिटवीन लिखना है तो BTW नहीं लिख सकते आप, व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है। एंड को ND नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो एक जो प्रॉपर वे होता है करेक्ट इंग्लिश का, वो देखा जाता है। स्पोकन, रिटन एंड करेक्ट इंग्लिश, यही एम होता है फॉर द टेस्ट एंड एग्जामिनेशन फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन की, ठीक है। ऑरल या वाइवा भी हम कहते हैं, ऑरल टेस्ट होते हैं ना, वाइवा या वाइवा वॉस, तो ये क्या होते हैं, एक तरह के आपके ऑरल टेस्ट होते हैं। हम कहते हैं ना वाइवा है कल, ऑरल टेस्ट है ना, कुछ बोलना है, स्पीकिंग टेस्ट होता है। आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग, इसमें दोनों टेस्ट करी जाती है। लिसनिंग कैसे टेस्ट करते हैं बच्चे, ये पूछते हैं कई बार कि मैम लिसनिंग कैसे ऑरल में टेस्ट होती है। ऑरल में क्या होता है, टीचर आपको क्वेश्चन पूछते हैं,
अगर आपने वो क्वेश्चन सही से नहीं सुना तो आप बताइए कि आप सही से आंसर दे पाएंगे, आप सही से उत्तर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। इससे आपकी लिसनिंग भी चेक होती है, आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन में से एक भी वर्ड को अनसुना कर दिया, ठीक से नहीं सुना, तो आपने आंसर गलत बता दिया, लेकिन टीचर वहां पे आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं अगर आपने गलत आंसर भी दे दिया, बिकॉज वो आपका टेस्ट चल रहा है। तो अगर आपने गलत सुना और गलत जवाब दे दिया तो वैसे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे की लिसनिंग भी चेक करी जाती है कि बच्चा कितना ध्यान से सुन रहा है, उसने क्वेश्चन को ठीक से सुना कि नहीं सुना, और वो कैसे बोल रहा है, कैसे अपने आंसर को एक्सप्रेस कर पा रहा है अपनी लैंग्वेज में। स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो टीचर अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा, बच्चा समझ सकता है वो इंग्लिश, और बच्चा क्या वही क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में दे सकता है। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज की बात करते हैं ऑरल टेस्ट में या वाइवा में, ठीक है। पहले प्रोनाउंसिएशन की हम टेस्टिंग करते हैं कि बच्चा प्रोनाउंस अच्छे से कर पा रहा है वर्ड को। वाइवा वॉस अगर कोई बच्चा ना बोल पाए तो आप बताइए क्या बच्चे की प्रोनाउंसिएशन हम यहाँ से चेक कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा कैसा बोल रहा है। नेचर को NATURE, अगर नेचर को बच्चे नटूरे बोल रहे हैं, ये रील बड़ी वायरल हुई थी ना, नेचर को बच्चे नटूरे बोल रहे हैं, तो दैट इज द फॉल्ट ऑफ द टीचर, टीचर ने बच्चे को सिखा पाया। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हम बच्चे की देखते हैं कि बच्चे ने कितना टीचर को फॉलो करा, उसने टीचर को ध्यान से सुना था क्लास में कि नहीं सुना था। एक्सटर्नल भी आते हैं कई बार, एक्सटर्नल क्या करते हैं, बाहर स्कूलों से आते हैं डिफरेंट, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपने देखा होगा कि कॉलेजेस से डिफरेंट यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल्स आते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पे बायसनेस खत्म हो जाता है। अगर आपका टीचर आपको नंबर देने की कोशिश भी करेगा ना तो एक्सटर्नल रोक देगा, बिकॉज वो बाहर से है, उसको जवाब देना पड़ेगा, तो वो आपकी रियलिटी चेक हो जाता है वहाँ पे स्कूल एंड योर इंस्टीट्यूशन का। तो प्रोनाउंसिएशन चेक होती है। एक्वायर्ड मास्टरी, बच्चे ने कितनी मास्टरी हासिल करी है सब्जेक्ट के ऊपर। एक्वायर्ड मास्टरी का मतलब है कि आपने लैंग्वेज को कितना अच्छे से सीखा है, कितना समझा है, क्या आपने नॉलेज एक्वायर करी है, ठीक है। तो ये थर्ड, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऑरल टेस्ट हमें लिसनिंग, जो मैंने आपको बताया था कि आप जितना ध्यान से सुनेंगे उतना अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आपकी टेस्ट हो जाती है। रेज स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, रेज स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश कैसे, आपने बहुत जगह देखा होगा कि अगर आपने इलेक्टिव इंग्लिश कॉलेज में ली थी, जरा याद करिए, अगर आपने इंग्लिश, जनरल इंग्लिश की भी हम बात करते हैं, अगर आपने स्पेसिफिकली इंग्लिश ऑनर्स करी है या इलेक्टिव इंग्लिश करी है, या जनरल इंग्लिश भी मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे लेते हैं, ठीक है, कंपलसरी होता है जनरल इंग्लिश। बट अगर आपने इलेक्टिव या ऑनर्स सब्जेक्ट लिया था, आप मुझे खुद ऑनेस्टली बताइए क्या आपके कॉलेज में ओरल टेस्ट हुआ था आपका फाइनल? नहीं हुआ था। बहुत यूनिवर्सिटीज और बहुत स्कूलों में ओरल टेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि रिटन टेस्ट आपके मैंडेटरी तो होते ही हैं, तो उसे से ही आपकी फुल नंबर लग जाते हैं। तो 90 या 80 मार्क्स आपके रिटन टेस्ट से होते हैं, बाकी जो 10 या 20 मार्क्स होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट वर्क से होते हैं। तो बताइए ओरल टेस्टिंग, बच्चे की जो स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट है वो कहाँ पे गया? बच्चे का आप राइटिंग एंड रीडिंग टेस्ट तो वहाँ पे जज कर सकते हैं रिटन टेस्ट में, लेकिन बच्चे का स्पीकिंग और लिसनिंग कहाँ गया? इग्नोर हो गया वो तो। और यही कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारे लैंग्वेजेस की। आप हिंदी का पेपर देखिए, हिंदी में क्या ओरल टेस्टिंग होती है? नहीं होती। पंजाबी में होती है? नहीं होती। तो हमारी लैंग्वेजेस अगर इतनी स्ट्रांग हुई होंगी ही कैसे, बताइए, अगर ओरल टेस्ट ही नहीं होगा। तो ओरल टेस्ट क्या करता है, किसी भी सब्जेक्ट का, लैंग्वेज सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड रेज कर देता है। रेज स्टैंडर्ड कैसे करता है, अगर वहां पे ओरल टेस्ट हो रहा है और बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चों ने एप्लीकेशन ऑफ द लैंग्वेज सीख लिया है, बच्चे को वो बोलनी आती है लैंग्वेज। रिटर्न में तो चलो हम देखेंगे ही देखेंगे, वो तो मैंडेटरी होना ही चाहिए, बट ओरल टेस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बिकॉज जो बच्चा बोल या सुन ही नहीं सकता ठीक से, बताइए वो रिटर्न से हम क्या ही अंदाजा लगाएंगे, ठीक है। लगा ही सकते हैं कि रिटर्न में बच्चा चलो एक दूसरे से नकल कर लेगा, बट ओरल में तो बच्चा फेस टू फेस टीचर के होगा ना, उसे जवाब देना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड रेज होता है। अगर ओरल टेस्ट या वाइवा वॉस से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, आप सोचिए आप इंग्लिश के टीचर हैं, तो आपके लिए कितनी मान की बात है कि बच्चे बोल पा रहे हैं इंग्लिश, बच्चे जवाब दे पा रहे हैं इंग्लिश में, रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड रेज करता है इंग्लिश का। रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं, डेट शीट आती है, हमें पता ही है कि डेट शीट एग्जैक्ट डेट शीट बन के आती है, ठीक है।
डेट शीट बनी बनाई आती है और वो उसी डेट पे एग्जाम होता है। अगर आपका रह गया तो रह गया, नो कल या परसों, है ना, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका छूट गया पेपर तो छूट गया, ठीक है, फिर एप्लीकेशन देते फिर उधर उधर ऑफिस में धक्के खाओ। तो रिटन एग्जामिनेशन की डेट शीट बनती है और वो डेट फिक्स्ड होती है, चाहे आपको 100 काम हो, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे जस्ट फॉर योर एग्जाम, बिकॉज वो एग्जाम शिफ्ट नहीं होने वाला। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं बच्चों के क्लासेस में। टेस्ट तो चलो क्लास टेस्ट तो हो जाते हैं, साइकिल टेस्ट, यूनिट टेस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन अगर प्री बोर्ड या फाइनल पेपर या बोर्ड की बात करें तो बोर्ड के पेपर में तो बच्चों के स्कूल भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, स्कूल चेंज हो जाते हैं बोर्ड के पेपर में। कई बोर्ड अपने ही स्कूल में लेते हैं, बट अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें या हम सीबीएसई बोर्ड की ही बात करते हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड, तो हमारे तो स्कूल चेंज हो जाते थे, हमारा नियर बाय स्कूल होता था सेटिंग, ठीक है, तो वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट हमें पता नहीं होता था, ना कोई टीचर जानता है वो स्कूल का, ना हमें कोई सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पता है। तो एकदम न्यूज एरिया में आपके बोर्ड के पेपर होते हैं ताकि कोई चीटिंग का स्कोप खत्म हो जाए, ठीक है। तो अगर आप अपने स्कूल में भी पेपर दे रहे हैं तो आपकी क्लासेस शिफ्ट हो जाती है, 5th क्लास का पेपर 6th क्लास में हो रहा होता है, 3rd का पेपर 2nd में हो रहा होता है, तो ये क्लासेस सेटिंग अरेंजमेंट आपकी एक दिन पहले लग जाते हैं आपकी क्लासेस के बाहर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर बनता है, डेफिनेटली एक फिक्स्ड क्वेश्चन पेपर डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के बच्चों को मिलते हैं ताकि चीटिंग का स्कोप, जम्बल्ड क्वेश्चन हो ताकि चीटिंग का स्कोप ना हो, तो क्वेश्चन पेपर मिलते हैं बच्चों को। आंसर बुकलेट एग्जामिन होती है, एग्जामिन आंसर बुकलेट एग्जामिन का मतलब जो बच्चे ने आंसर बुकलेट भी लिखा है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर के बाद जो बच्चा आंसर लिखता है अपनी शीट्स के ऊपर, तो वो शीट्स चेक करते हैं। चेक कौन करते हैं? एक्सटर्नल करते हैं। यही स्कूल के टीचर्स की ड्यूटी लगती है कि आप बच्चों के पेपर चेक करें। कि प्री बोर्ड या बोर्ड, स्पेशली बोर्ड के पेपर की बहुत ही अच्छी खासी ड्यूटी लगती है टीचर्स की, और वो एक जगह एक सेंटर पे जाते हैं, वो बोर्ड के पेपर बच्चों के टेस्ट करते हैं, मतलब टेस्ट मतलब चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं और फिर उनको नंबर देते हैं। और वो नंबर ऐसे नहीं देते अपनी मर्जी से दे दिए। उसका 5th पॉइंट है स्कोर या आंसर की प्रिपेयर्ड, आंसर की बनाई जाती है। आंसर की वो सारे टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट होती है वो सेंटर में, ताकि ये कोई टीचर का बायसनेस या प्रेजुडिस ना हो। वो आंसर पेपर एक टीचर चेक करता है, फिर सीनियर टीचर, फिर अनदर सीनियर टीचर के हाथों से होके वो आंसर शीट जाती है। तो यही नहीं कि एक टीचर के हाथों से बोर्ड का पेपर जाएगा, बोर्ड का पेपर 3-4 टीचर्स के हाथों से होके फिर आपको नंबर मिलते हैं। तो चेकिंग बड़ी अच्छी खासी होती है बोर्ड के पेपर की। तो लेकिन अगर हम स्कूल के लेवल के टेस्ट की बात करें तो स्कूलों में भी अच्छा एग्जामिनेशन रिटन वही होता है जिसके आंसर की प्रिपेयर हो। बिकॉज एक सब्जेक्ट के कितने सारे टीचर्स होते हैं कि स्कूल में, इंग्लिश के अगर 10th क्लास के या 9th क्लास के या 6th क्लास के 5 टीचर हैं स्कूल में, तो वो 5 टीचर अलग अलग मार्क्स नहीं देंगे। एक आंसर की फ्रेम होगी, एक आंसर की बनाई जाएगी क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, तो वो आंसर की को देखते हुए वो नंबर मिलेंगे। आंसर की में कुछ नहीं होता है, कीवर्ड्स लिखे होते हैं और आंसर्स गिवन होते हैं। कीवर्ड अगर वो लिखे हैं आपने लॉन्ग आंसर में तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन हाँ लैंग्वेज में बहुत रेयर होता है कि किसी बच्चे के फुल मार्क्स आ जाए। लैंग्वेज में 1-2 नंबर तो कटते ही कटते हैं, बिकॉज नो वन इज अ मास्टर ऑफ लैंग्वेज, तो 1-2 नंबर तो कटते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है, वोकैबुलरी आपकी डिसेंट है, बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली आपका पेपर हटके है, तो फुल नंबर तो मिले नहीं है बच्चे को, ठीक है, तो वो बच्चा डिजर्विंग है, ठीक है। अब हमने जो डिस्कस करा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो पहली बात है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे आंसर क्वेश्चन होते हैं और उसके आंसर देने आते हैं। जैसे कि ट्रू फॉल्स में कोई क्वेश्चन है तो आपको ट्रू या फॉल्स का आंसर देना है, ठीक है, येस एंड नो में आंसर देना है। एमसीक्यू टेस्ट है तो उसमें ABCD ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, टिक करना है और लिखना है ऑप्शन विद आंसर। मैचिंग, मैचिंग में क्या होता है कि आपको मैच करनी होती है, एक रो को सेकंड रो के साथ मैच करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश के मैं आपको मैचिंग कुछ दिखा दूंगी, ठीक है, रील देख इसमें रील कह रही हूँ, शॉर्ट्स देख लेना, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेना आप, ठीक है, वहां पे मैं आपको शो करूंगी। मैचिंग आपको पता ही होगा ना, मैचिंग कैसे क्वेश्चन होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है कि आपको एक ब्रैकेट में वर्ड गिवन होता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको टेंस चेंज करके या उसका वर्ब चेंज करके लिखना होता है, या आपको कुछ हिंट दिया होता है तो आपको वो लिखना होता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कोई हिंट नहीं होता, आपको अपनी सूझबूझ से लिखना होता है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, येस नो, एमसीक्यू, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स।
तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या होता है कि होल सिलेबस कवर हो जाता है, जितना भी सिलेबस है वो सारा कवर हो जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत डीप लेवल आपकी टेक्स्ट बुक में से आते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में से कोई भी लाइन उठा के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपका सिलेबस सारा कवर हो जाता है। ठीक है, गेस वर्क, लेकिन इसकी कमी ये है कि यहाँ पे बच्चे गेस वर्क कर लेते हैं। अगर ट्रू एंड फॉल्स है तो बच्चे ने या तो ट्रू लिखना है या तो फॉल्स लिखना है, तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो वो गलत है। तो बच्चे यहाँ पे बहुत गेस वर्क करते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट की एक लिमिटेशन है। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट की। शॉर्ट आंसर टाइप में क्या होता है कि आपको पता ही होगा, शॉर्ट आंसर टाइप में होता है कि आंसर बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम शब्दों में आपको 3 4 या 5 या 6 मैक्सिमम लाइनों में आंसर देना होता है। ठीक है, 30 to 40 या 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप। ऐसे टाइप टेस्ट, ऐसे टाइप टेस्ट कौन से होते हैं जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जिसमें आपको बड़े बड़े आंसर देने होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखना है, स्पीच लिखना है, आर्टिकल लिखना है, कोई नॉवल का क्वेश्चन आ गया, अपना ओपिनियन देके बच्चे को आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये आ जाता है यहाँ के ऐसे टाइप टेस्ट में। इसमें चांसेस ऑफ बायसनेस होता है एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द एग्जामिनर। बायसनेस और सब्जेक्टिविटी ऑफ द एग्जामिनर कैसे आ जाता है, क्योंकि ऐसे टाइप क्वेश्चन में ना बच्चे कई बार बहुत नेगेटिव आंसर लिख देते हैं, या तो बहुत पॉजिटिव लिख देते हैं, या तो वो बहुत ही कहते हैं ना वेग आंसर लिख देते हैं, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी उठा के वो लाइनें लिख देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिमिट, वर्ड लिमिट कंप्लीट करते हैं बच्चे। लेकिन वो जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो लिखते ही नहीं है। तो यहाँ पे टीचर का भी कई बार जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है, उसका बायसनेस आ जाता है कि अगर बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर बहुत नेगेटिव लिख दिया, लेकिन एग्जामिनर को चाहिए था कि बच्चा थोड़ा पॉजिटिव वे में लिखे, तो वो क्या करेगा, बच्चे के नंबर काटेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि जो एग्जामिनर है वो अपना माइंड यूज करेगा वो चेक करते हुए। लेकिन क्योंकि ऐसे टाइप का कोई फिक्स आंसर तो होता नहीं है, ऐसे टाइप में बच्चे का ओपिनियन पूछ रहे हैं, तो बच्चे का ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, और वो चाहे गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन उसने अपना ओपिनियन दे दिया तो आप उसे गलत नहीं कर सकते, लेकिन नंबर कटते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर। अब प्रिंसिपल ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर की, क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए ताकि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर हो। ठीक है, मतलब बेसिक प्रिंसिपल पता होने चाहिए जो क्वेश्चन पेपर है, बिकॉज एज अ टीचर आपको भी कभी ना कभी क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का मतलब है कि इजी टू डिफिकल्ट। ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन इजी हैं और सारे बच्चे फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं। इजी नहीं होने चाहिए, सारे इजी नहीं होने चाहिए, थोड़े इजी, थोड़े मिडल लेवल क्वेश्चन, थोड़े डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी वैरायटी ये आती है कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी रखें। यही नहीं कि इजी सारे शॉर्ट है, मिडल लेवल वाले सारे शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट है आपकी, और डिफिकल्ट वाले भी सारे शॉर्ट है। नहीं, वैरायटी होनी चाहिए, किसी में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, किसी में आपके शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट आने चाहिए, किसी में आपके ऐसे टाइप। आपने देखा होगा ना, आपके इंग्लिश के पेपर में भी ऐसे होते हैं, सेक्शन ए फॉर द अनसीन पैसेज, सेक्शन बी फॉर द राइटिंग राइटिंग फॉर या ग्रामर, या सेक्शन सी आपका किस में होता है, लिटरेचर में। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बात हम करते हैं। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि जो आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, वो जो बच्चा आंसर करेगा उसके आंसर से पता चलना चाहिए कि बच्चे में क्या कमी है और क्या ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक होना चाहिए क्वेश्चन पेपर। मतलब अगर बच्चा उसमें कोई कमी लेके आ रहा है, अगर बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है, तो उस क्वेश्चन पेपर या उस आंसर बुकलेट को हम चेक करके ये पता लगा सके कि बच्चे में कहाँ कमी है। वो क्वेश्चन पेपर डायग्नोस्टिक होना चाहिए, ताकि जो भी बच्चा स्कोर कर रहा है वो उससे हम उसकी कमियां भी बता सके कि बच्चे आपके इसलिए कम नंबर आए हैं क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा था चैप्टर, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर डायग्नोस्टिक भी होना चाहिए, बच्चे की कमी हम वहां से निकाल सके कि हाँ, अगर बच्चे को नहीं आता तो हम उसकी कमी पे भी फोकस करें और उसे इम्प्रूव करें। रेलिवेंट टू दिस सिलेबस, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो सारे आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, रेलिवेंट टू द सिलेबस होना चाहिए। जो टेक्स्ट बुक में गिवन है वो बच्चे के पास क्वेश्चन होने चाहिए। आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक भी हो सकता है, लेकिन इधर उधर बस जो रेलिवेंट है। ये नहीं सारे आउट ऑफ द क्वेश्चन या सिलेबस होते हैं, नहीं, फिर वो गलत है, फिर वो क्वेश्चन पेपर इज नॉट अ गुड प्रिंसिपल बेस्ड। ठीक है, तो गुड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन पेपर यही होता है जो रेलिवेंट टू द सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक में से आया हो। बिकॉज
एट द एंड ऑथेंटिक सोर्स, अगर बच्चे को क्रिटिसाइज भी करना है क्वेश्चन पेपर, ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, तो हम किसको सोर्स करेंगे, किसको रेफर करेंगे, टेक्स्ट बुक को। तो टेक्स्ट बुक को देखते हुए हमेशा क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए। तो ये हमारा एक मोटिव होता है। कैन बी आंसर्ड बाय मेजोरिटी, इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो तो वो जो क्वेश्चन है वो कैन बी आंसर्ड बाय द मेजोरिटी। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इतना डिफिकल्ट पेपर है कि सिर्फ टॉपर ही पास कर पाए, बाकी सारे फेल। नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 2 दिन पहले भी बच्चा कोई पढ़ रहा है तो वो भी पास हो जाए कम से कम, या अगर फेल भी हो रहा है तो कम से कम थोड़े बहुत क्वेश्चन तो आंसर कर पाए। ये नहीं कि सारे कर ही ना पाए, कोई पेपर ही ना सॉल्व कर पाए, सिर्फ जिसने पेपर बनाया वही आंसर दे पाए, है ना, बाकी सारे फेल हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो पेपर है क्वेश्चन पेपर वो ऐसा होना चाहिए कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल कैन आंसर। इंस्ट्रक्शन क्लियर एंड ब्रीफ। क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा हमेशा जनरल इंस्ट्रक्शन दी होती है कि टाइम कितना गिवन है, रीडिंग टाइम कितना होगा, क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सेक्शन बी क्या है, सेक्शन सी क्या है। ठीक है, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन जो होती है पेपर में स्टार्टिंग में क्लियर और ब्रीफ होनी चाहिए। इतनी लेंथी नहीं होनी चाहिए कि सारा पेपर इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए ही निकल गया, सारा टाइम उसी में ही खत्म हो गया, 2 घंटे तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने में लग गए, 1 घंटे में हमने पेपर करा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन बहुत 3-4 लाइन की होनी चाहिए और बहुत छोटे छोटे होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, बच्चे को समझ आनी चाहिए, इतनी ईजी लैंग्वेज में वो इंस्ट्रक्शन गिवन हो। प्रॉपर टाइम लिमिट, तो पेपर के अकॉर्डिंग टाइम भी वैसा ही हो। अगर 3 घंटे का पेपर है तो उतने ही क्वेश्चन रखो जो 3 घंटे में हो सकते हैं। ये नहीं कि 5 घंटे का पेपर गिवन है लेकिन टाइम वहां पे लिखा हुआ 3 घंटे, ये टाइम वहां पे लिखा हुआ 1 घंटा। ठीक है, तो टाइम लिमिट अकॉर्डिंग टू द पेपर, पेपर अकॉर्डिंग टू द टाइम। ओके, तो 3 घंटे से ज्यादा वैसे भी पेपर नहीं होना चाहिए। अगर क्लास टेस्ट हो तो वैसे भी 3 घंटे का नहीं ले सकते, आपको 20-30 मिनट का क्लास टेस्ट लेना पड़ेगा। और अगर आपका फाइनल पेपर है तो डेफिनेटली 2.5 या 3 घंटे का पेपर होता है जनरली, इससे ज्यादा पेपर नहीं होता टाइम का। ठीक है, डिफेक्ट्स इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, मतलब एग्जामिनेशन सिस्टम में हमने देखा ही है। अगर हम जनरली इसे इन वर्ड्स को या इन पॉइंट्स को अवॉइड करें तो एक जनरल डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन ये है कि आप सोचिए जरा, एग्जामिनेशन में क्या क्या आपको डिफेक्ट्स दिखने को मिलते हैं। चीटिंग होती है, टीचर कई बार खुद एक कॉरिडोर में घूम रहा होता है तो वो क्या करता है, बच्चे को आंसर बता देता है। कॉरिडोर में टीचर कई बार आपने देखा होगा, कई बार इसीलिए खड़े होते हैं ताकि बच्चा बाहर आए वॉशरूम के बहाने और उसे आंसर बता दे। तो बच्चे क्या करते हैं, यही नहीं टीचर ही गलत होते हैं, कई कई स्कूलों में होता है, ऐसा होता है। आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप इसे मना नहीं कर सकते, कई स्कूलों में होता है। ठीक है, दूसरा हम ये देख सकते हैं कि कई बच्चे वॉशरूम में बुक्स रख देते हैं, चिट्स लेके आते हैं। तो बड़े सारे डिफेक्ट हैं प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम। और क्या डिफेक्ट्स हैं वो हम देखते हैं। वेग क्वेश्चंस, कई बार आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार तो पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, कई बार तो पेपर ही गलत आ जाता है। ये हुआ था बीएड के पेपर में, रिसेंटली हुआ था कि पेपर गलत आ गया, आईसीटी का पेपर था, कोई और पेपर आ गया और वो पेपर कैंसिल करना पड़ा। देखिए, एक पेपर के सेटिंग में जब एक पेपर होता है तब टीचर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटर आता है, चेकिंग होती है बकायदा, टीचर्स को और जो आंसर बुकलेट है वो प्रिंटिंग होती है, क्वेश्चन पेपर प्रिंट होते हैं। आप बताइए, आईसीटी का पेपर है बीएड का और वो पेपर गलत आ गया, क्वेश्चन पेपर, वो प्रिंटिंग गलत आ गई, वो इतने सारे जो पेपर प्रिंट हुए वो पेपर वेस्ट हुआ। ठीक है, मैन पावर वेस्ट हुई। मैन पावर में जैसे टीचर्स की ड्यूटी लगती है स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज में जाके, तो टीचर को पैसे तो उस दिन के मिलने ही है बिकॉज उनकी ड्यूटी लगी थी, लेकिन वो पैसे वेस्ट हो गए ना बिकॉज वो पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन पैसे तो उन्हें मिलेंगे ही मिलेंगे बिकॉज वो अपनी ड्यूटी करने तो गए ना वहां पे। चलो बाद में पता चला कि पेपर गलत आया, तो ये इसमें किसका फॉल्ट है, ये इसमें फॉल्ट होता है अथॉरिटीज का। तो पेपर चेकिंग पे जब हम कई बारी ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, तो ऐसी गलतियां होती है तो बहुत सारी चीजें वेस्ट होती हैं, पेपर वेस्ट होता है। आंसर बुकलेट पे जो बच्चों ने डेट लिख दी, अपना नाम लिख दिया, बताओ वो आंसर बुकलेट फेंकनी पड़ी, वो वेस्ट हो गई आंसर बुकलेट। तो जो हजारों आंसर बुकलेट्स वो वेस्ट हुई होंगी ऑल ओवर द स्टेट। तो ये बड़ा वेग क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते हैं। तो ये हम देखते हैं आज के प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम में। टू मच सब्जेक्टिविटी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एग्जामिनर की। कई बार एग्जामिनर का मूड है तो वो नंबर देगा, नहीं है तो नहीं देगा, उसको जैसा आंसर चाहिए था, अगर वैसा आंसर नहीं है तो वो आपके नंबर काटेगा। तो सब्जेक्टिविटी एग्जामिनर की होती है और ये हमेशा से ही रहती है, ये बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है और इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते।
हर एग्जामिनर आपको खुले दिल से नंबर नहीं देगा। अगर आपने कुछ लिखा, अगर आपने नहीं भी कुछ लिखा, तो कुछ एग्जामिनर होंगे तो दया करके दे देंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। तो हाँ ठीक है, सब्जेक्टिविटी आती है, और ये हम साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी ये रहती है। गेस वर्क, आजकल के पेपर में बहुत गेस वर्क बच्चे करते हैं, कई बार तुक्के से ही पास हो जाते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं मैंने तो पढ़ा नहीं था, मैंने तो तुक्के लगाए थे, फिर भी मैं पास हो गया, ठीक है। बीएड के कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे तुक्के लगा के आते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा पेपर तो क्लियर हो गया। तो गेस वर्क बहुत एग्जामिनेशन में हम देखते हैं। नॉट टेस्टिंग ऑरल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत सारे स्कूल्स में ऑरल टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ रिटन टेस्ट होता है और बच्चे को नंबर मिलते हैं। बताइए ऑरल टेस्ट कहाँ गया? बच्चे की लिसनिंग एंड स्पीकिंग कब टेस्ट हुई? नहीं हुई टेस्ट। तो वो ऑरल टेस्ट आजकल है ही नहीं, बहुत सारे स्कूल्स में नहीं है, और ये गलत चीज है। ऑरल टेस्ट होना चाहिए। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द क्वेश्चन, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की ही बार बार रिपीट आते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अब कौन इतनी मेहनत करेगा, है ना। तो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पढ़ के गए होते हैं उनके फुल नंबर आ गए होते हैं, बिकॉज वो वही तैयार करके जाते हैं। लेकिन ओरिजिनलिटी ऑफ द क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन मॉडिफाइड आने चाहिए, अलग अलग चैप्टर्स में से आने चाहिए, अलग अलग वेराइटी के आने चाहिए। तो ओरिजिनलिटी ऑफ क्वेश्चंस के हम देखते हैं कि आजकल नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिपीट नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत चलो ठीक है बेसिक, बट सारे रिपीट नहीं होने चाहिए। सजेशंस क्या है अब इम्प्रूवमेंट के लिए? ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स, सारे टीचर्स जो है वो बीएड क्वालिफाइड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर, या ईटीटी वाले भी हैं तो वो ईटीटी क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। तो ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए टीचर्स की। टीचर्स जो इंग्लिश के हैं स्पेसिफिकली, तो उनकी इंग्लिश के ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए। दे शुड बी द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, बिकॉज अगर मास्टर होंगे अपने सब्जेक्ट का तभी बच्चे को ज्ञान दे पाएंगे ठीक से। तो ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स इज मैंडेटरी, प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है। नो स्कोप ऑफ चीटिंग, वहां पे बच्चों के लिए चीटिंग का स्कोप नहीं होना चाहिए। अगर आपने मूवी देखी है 12th फेल, तो वहां पे वो जो मनोज है, वो इंटरव्यू में, यूपीएससी का जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, तो उनके सामने वो क्या कहते हैं कि आपने चीटिंग क्यों करी? तो मनोज कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि चीटिंग गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कितना ऑनेस्ट आंसर दिया कि मुझे पता ही नहीं था हमारे स्कूल में बच्चों कि चीटिंग एक गलत चीज है, क्योंकि वहां पे टीचर खुद चीटिंग को सपोर्ट करते थे। तो अगर आप टीचर हैं तो यू शुड ऑलवेज ऑलवेज से नो टू चीटिंग। बच्चे को इंकरेज करेंगे चीटिंग नहीं करनी, और आप भी एज अ टीचर बच्चे को ना बताएं आंसर, ठीक है। बच्चा जैसा है, जितना आता है उतना लिखे, चीटिंग ना करवाएं उससे। ऑरल टेस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड, ऑरल टेस्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे जितनी रिटन टेस्ट को देते हैं। ऑरल टेस्ट, आप ये ना सोचिए कि टेस्ट प्रिपेयर करना है, अगर आपको क्लास टेस्ट लेना है तो ऑरल टेस्ट भी लो क्लास में। ऑरल टेस्ट भी ऑल्सो मैंडेटरी। वेल प्लान्ड करिकुलम, करिकुलम का मतलब है कि सिलेबस कैसे प्लान होके आता है। तो ये तो अथॉरिटीज के पास पावर है, लेकिन हम एज अ टीचर आवाज उठा सकते हैं कि अगर करिकुलम में कोई कमी है तो हम उसके बारे में एप्लीकेशन डालें कि इसमें कमी है और इसको इम्प्रूव करें। तो करिकुलम जो है, सिलेबस जो है वो वेल प्लान होना चाहिए बाय द अथॉरिटीज, और हम उसका पार्ट बने कि वो ठीक से बने। फिजिकल कंडीशंस ऑफ द स्कूल चेक, फिजिकल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा वहां पे बैठ के एग्जामिनेशन दे सके। ये नहीं कि टेबल मेज टूटे पड़े हैं और बच्चा बैठ ही ना पाए, वहां पे पंखे नहीं है गर्मी में, वहां पे खिड़कियां नहीं है, बच्चे बंद कमरे में बैठे हैं, घुटन हो रही है, सफोकेशन हो, नहीं। फिजिकल कंडीशन ऑफ द स्कूल शुड बी चेक, अच्छे से होनी चाहिए। वहां पे विंडो होनी चाहिए, वहां पे वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट ठीक होनी चाहिए, वहां पे पंखे होने चाहिए, गर्मियों में, सर्दियां हैं तो कवर्ड होना चाहिए। ये नहीं बच्चे को वो जमीन पे बिठा के पेपर करवा रहे हैं। टेबल शुड बी, मतलब कोई कील वगैरह उसकी नहीं निकली होनी चाहिए, नेल उसकी प्रॉपर टू द हिट पॉइंट होने चाहिए कि वो बाहर ना निकली हो। कई बार बच्चों के डेस्क के, मेज के कुछ लग जाता है, ठीक है, तो कील वगैरह लग सकती है, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर फिजिकल कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए वहां पे। नेशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम देखते हैं कि हमारा देश जो है एक डाइवर्स कंट्री है, हमारा हमारा कंट्री डाइवर्स है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी बुक्स हैं, पंजाब बोर्ड की अपनी बुक्स हैं, तमिलनाडु की तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स हैं, ठीक है, कर्नाटका की कर्नाटका बेस्ड बुक्स हैं, हिमाचल की हिमाचल बोर्ड बुक्स हैं, ठीक है। तो ये हम क्या देखते हैं कि अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी बुक्स हैं, ठीक है। अगर हम सेंट्रलाइज्ड बोर्ड्स की बात करें जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, ठीक है, तो इनकी भी ऑल इंडिया लेवल बुक्स हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी टेक्स्ट बुक हो जो नेशनलाइज हो,
मतलब जो स्टेट बोर्ड भी माने, जो सेंट्रल बोर्ड भी माने, एजुकेशन बोर्ड। तो हम आजकल क्या देखते हैं, एनसीईआरटी का नाम बहुत चलता है, तो इसे नेशनलाइज्ड बना लो ना कि एनसीईआरटी की बुक्स भी स्टेट बोर्ड में चले। हर स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी को अपनाए और एनसीईआरटी बुक्स नेशनलाइज्ड हो जाए। ये कोई भी बुक, मैं ऐसे कोई वो नहीं कर रही कि एनसीईआरटी हो जाए नेशनलाइज्ड, नहीं। बट हाँ, अगर एनसीईआरटी अच्छी बुक्स है, ऑथेंटिक है, बहुत ही रिसर्च से बनी है, तो हम और रिसर्च क्यों करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी को ही अगर हम नेशनलाइज बना लें, या एनसीईआरटी नहीं भी करनी तो कोई और ऐसी टेक्स्ट बुक आए जो नेशनलाइज हो, जो सारी स्टेट बोर्ड उसे अपनाए। तो एक ऐसी टेक्स्ट बुक को कल को क्वेश्चन पेपर बनाए, बच्चे उसे रेफर करें, बच्चे पढ़ें, तो हम ऑल इंडिया लेवल पे बच्चों को टेस्ट कर सकते हैं, बच्चों को ऑल इंडिया लेवल हम कंपटीशन कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, पंजाब के बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, साउथ के बच्चे, नॉर्थ के बच्चे कैसे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक, क्या नंबर ला रहे हैं, क्या कमियां हैं जो हम रीजन्स में इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो नेशनल टेक्स्ट बुक से बहुत कुछ बचता है, बच्चों की एनर्जी बचती है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, टीचर्स का आदान प्रदान हो सकता है, टीचर्स की नॉलेज का आदान प्रदान हो सकता है। एक टीचर नॉर्थ का साउथ में जा सकता है, साउथ का नॉर्थ में आ सकता है, बिकॉज सिलेबस सेम है, तो कोई डिफ्रेंसिएशन ऑफ द लैंग्वेज नहीं आने वाला वहाँ पे। ठीक है, बच्चे की मदर टंग में लैंग्वेजेस की बुक्स अवेलेबल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश है तो इंग्लिश की ही बुक होनी चाहिए, लेकिन अगर अलग सब्जेक्ट्स की बुक है तो उनकी अपनी मदर टंग में होनी चाहिए। मैथ्स की बुक अगर अपनी मदर टंग में होगी तो बच्चा जल्दी सीखेगा, तो नेशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। So with this we are done with the topic for unit 3B part। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट करके बताते हो कि मैम बहुत अच्छे मार्क्स आए और आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रही, बहुत दिल से अच्छा लगता है। देन आप करा करें कमेंट, एंड कोई भी वीडियो सजेशन हो डू कमेंट, मैं पढ़ती हूँ, मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी करती हूँ। तो कोई भी डाउट हो फील फ्री to ask your ma'am. Okay, so see you soon in the next video. Stay tuned and keep subscribing to my channel, and थर्ड सेमेस्टर में भी इकट्ठे मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी इंटर्नशिप में भी आपको गाइड करने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं फॉलो। एंड हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप में क्या होगा, ये नोट्स मैं अपलोड कर सकती हूँ। ओके, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं लिंक अपने यूट्यूब चैनल में मैंने डाल दिया है, आप अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि मैम टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो। Okay, so with this we are done with the topic. See you soon in the next video. Bye bye. Take care. See you soon.